हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है? द आल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो ये राइट ट्राइंगल के बारे में क्वेश्चन है, तो हम पहले राइट ट्राइंगल को समझने की कोशिश करते हैं। तो राइट ट्राइंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? राइट ट्राइंगल होता है जिससे ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको कहते हैं हम राइट ट्राइंगल। तो ऐसा एक राइट ट्राइंगल है हमारे पास। तो अल्टीट्यूड एक तो हमें दिया हुआ है, ये अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल। अल्टीट्यूड क्या होता है? ये वाली परपेंडिकुलर साइड जो होती है, यानी कि जो अगर हम ये माने कि हमारा ट्राइंगल एक ऑब्जेक्ट है और ये फर्श पे इस तरह से पड़ा हुआ है, ये फर्श है हमारा, यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, तो इसकी जो हाइट होगी वो अल्टीट्यूड मीन्स हाइट। ये वर्ड तुम्हें पता होना चाहिए। अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, यानी कि ऊंचाई। तो इस ट्राइंगल की ऊंचाई कितनी है? तो हमें कहा हुआ है कि अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक बेस बनाया है, तो ये तो छोटा लग रहा है, तो हम थोड़ा ठीक तरीके से ट्राइंगल बना लेते हैं। कुछ इस तरह का ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल है हमारा, क्योंकि बेस से 7 सेंटीमीटर कम। बेस क्या होता है? जिस पर कि कोई भी चीज़ टिकी हुई होती है उसको बेस बोलते हैं। तो हमारी जो ये ट्राइंगल है, ये हमने यहाँ रख दी, तो ये उसका अल्टीट्यूड हो गया और ये हो गया उसका बेस जिस पर वो टिका हुआ है, आधार। ये आधार है उसका। ये हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज तो हमें कह रखी है कि 13 सेंटीमीटर है। हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गई 13 सेंटीमीटर। और ये जो हमारे पास बेस है वो 7 सेंटीमीटर कम है इससे। तो अगर हम इसको x मान लें तो ये होगा x माइनस 7। ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम, वो हमने इस तरह से बना दी। यहाँ राइट ट्राइंगल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई कि राइट ट्राइंगल कौन सा होता है। राइट ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। और क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 सेंटीमीटर है, जो उसकी ऊंचाई है ट्राइंगल की वो आधार से, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। ये बता रखा है हमको। तो चलो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने कहना है लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। देयरफॉर altitude ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, वो 7 सेंटीमीटर कम है। फिर हाइपोटेन्यूज की क्या दिया हुआ है? ऑल्सो हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो राइट ट्राइंगल है उसका बेस
यानी आधार, अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, और हाइपोटेन्यूज जो उसका जो तिरछी साइड होती है वो हमें बता रखी हैं। तो हमें पूछा हुआ है कि फाइंड द अदर टू साइड्स, फाइंड द अदर टू साइड्स, यानी कि हमें ये दोनों साइड्स पता लगानी है। हम कैसे पता लगाएंगे, इक्वेशन कैसे बनेगी? देखो, राइट ट्रायंगल में एक ऐसी इक्वेशन है जो हमेशा बनती है और वो है पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, तो मैं कहूँगा बाय पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, हमें क्या मिलता है? पाइथागोरस थ्योरम से हमें मिलता है इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन मिलती है हमें? हमें मिलती है अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम से जो मिली हमें। तो अल्टीट्यूड कितना है? देखो यहाँ पे हमने अल्टीट्यूड x-7 मान लिया, तो x-7 स्क्वायर प्लस बेस x माना था, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर को खोल दो, a माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर। अब ये जो 13 का स्क्वायर है वो भी इस तरफ ले आएंगे हम, माइनस लगेगा, और 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये x की टर्म माइनस 14x, फिर 49 माइनस 169। देखो 169 में से हम 49 माइनस कर देते हैं, क्योंकि एक नंबर माइनस का है और एक नंबर प्लस का है तो डिफरेंस ही होगा। तो 0, 9 में से 9 गए, 6 में से 4 गए 2 और 1, 120, लेकिन आएगा माइनस का 120। तो अब हम इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि तीनों ही नंबर जो हैं वो क्या हैं? इवन नंबर्स हैं, यानी तीनों नंबर्स में 2 फैक्टर पड़ा हुआ है, 2 से डिवाइड किया जा सकता है इस पूरी इक्वेशन को। और 2 से डिवाइड करने की क्यों ज़रूरत है? हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे ये नंबर जो हैं वो छोटे हो जाएंगे और कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो चलो कर देते हैं। 2 से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो चलो इसको सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर क्या है? हेयर उसी तरह लिखो, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 7, c इज इक्वल टू माइनस 60। तो a मल्टीप्लाई c कितना है? a मल्टीप्लाई c माइनस 60। अब हमें 60 के फैक्टर बनाने हैं। 60 को हम जानते हैं कि 5 से डिवाइड किया जा सकता है, तो 5 आ जाएगा 12। फिर 12 को हम किस से डिवाइड कर सकते हैं? 12 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, आ जाएगा 3। तो हमारे पास 50 के फैक्टर आ गए 5 इंटू 4 इंटू 3। अब अगर हमने ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनको प्लस या माइनस करके -7 बने और मल्टीप्लाई करके -60 बने, तो इन्हीं में से ढूंढने हैं वो नंबर। अगर मैं 5 और 4 को इकट्ठे ले लूँ तो 5 इंटू 4 20 और 3, तो 20 और 3 का 17 का फ़र्क है, ना कि इसका -7 का फ़र्क है। अच्छा, और आगे चलें, इसको और फैक्टर, छोटे फैक्टर कर दो इसके। मैंने 4 को 2 और 2 लिख दिया। तो अब हम 5 और ये नंबर इकट्ठा ले लेते हैं। तो यहाँ से 5 है और ये कितना हो गया? 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, तो 12। अब देखो 5 प्लस 12 17 है, लेकिन 5 माइनस 12 कितना है? 5 माइनस 12 इज -7। और अगर हम 5 और -12 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाता है? अगर हम 5 और -12 को मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा -60। तो यहाँ से हमें आइडिया मिल गया
कि हमारे वो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए दो नंबर कौन से होंगे। तो देखो मैं क्या लिखूँगा, एक्स स्क्वायर, ये 5 -7 है, तो -7 कैसे आएगा, मैंने प्लस लगाया, 5 - 12 इंटू एक्स, मैंने -7 को लिखा 5 - 12 -60 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट खोल दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। फिर x यहाँ से कॉमन लूँगा, पहली दो टर्म्स में से कॉमन लेना है और लास्ट की दो टर्म्स में से कॉमन लेना है। तो पहली दो टर्म्स में से आएगा x कॉमन, तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ से क्या बच गया 5। अब ये दोनों टर्म्स माइनस की हैं तो माइनस कॉमन आ सकता है, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया। और 12 के टेबल में 60 आता है तो 12 भी कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से बचा x, प्लस का x बचेगा क्योंकि माइनस तो कॉमन जा चुका, ये टर्म भी प्लस की हो जाएगी लास्ट वाली, तो 12 5 दा 60 आ गया 5। और यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं, ये देखने के लिए ये देखो कि ये दो ब्रैकेट सेम बने तो तुम्हारा क्वेश्चन ठीक है। तो ये x + 5 का ब्रैकेट आ जाएगा कॉमन, x + 5 बचा क्या, इस टर्म्स में से x बचा, -12 बचा। तो यहाँ से हमें मिला कि या तो x + 5 0 के बराबर है या फिर x - 12 0 के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि दो नंबरों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, एक ये ब्रैकेट है एक ये ब्रैकेट है, दोनों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर है। इसका मतलब या तो ये नंबर 0 के बराबर है या ये नंबर 0 के बराबर है। तो हमें मिला कि यहाँ से x - 5 और x 12। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x - 5 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने शुरू क्या किया था क्वेश्चन, ट्रायंगल की साइड्स हैं, ये साइड हमेशा पॉजिटिव होगी, माइनस में तो साइड आ ही नहीं सकती क्योंकि लेंथ है, वो लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं होती, लंबाई जो है वो प्लस होती है। तो x आ गया 12, यानी कि बेस आ गया इसका 12, और हाइट कितनी आ गई वो भी देख लेते हैं। तो देयरफॉर हमने ये आंसर देना है, क्योंकि स्टूडेंट्स x नहीं है हमारा आंसर, आंसर होगा बेस और अल्टीट्यूड। तो देयरफॉर बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, altitude of right triangle वो कितना था, x - 7 यानी 12 - 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। तो ऐसा करते हैं, पहले इसी लाइन को समझ लेते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री होती है कुटीर उद्योग, जैसे कि अगर कोई अपने घर में अपने ही इक्विपमेंट से, अपने ही चीज़ों से कोई चीज़ बना के आगे बेच रहा है, अपने घर में ही इंडस्ट्री लगाई है जिसने, उसको कॉटेज इंडस्ट्री कह देते हैं। और यहाँ पे एक और वर्ड आया पॉटरी आर्टिकल्स। पॉटरी होता है मिट्टी के बर्तन। तो तुम जानते हो कुम्हार वगैरह जो होते हैं वो अपने घर में ही मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो कॉटेज इंडस्ट्री हो गई वो। और पॉटरी आर्टिकल्स मीन्स कोई भी मिट्टी का बर्तन हो उसे हम पॉटरी आर्टिकल्स कहते हैं। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री में, यानी कि कोई घर में मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो मिट्टी के बर्तन एक दिन में कुछ ख़ास मिट्टी के बर्तन बना के और आगे बेचता है। यानी कि जैसे उसने अगर 10 बनाने हैं, अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स का मतलब है कि सर्टेन नंबर 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, वो 10 या 20 या कोई ख़ास नंबर ऑफ आर्टिकल्स बना के बेचता है, बनाता है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी दिन ये देखा गया दैट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वॉज,
कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, जो भी वो बना के बेचता है मिट्टी का कोई भी बर्तन, जैसे कोई घड़ा हो गया या कोई दिया हो गया छोटा सा या कुल्हड़ हो गए, तो वो जो भी बना के बेचता है, मान लो घड़ा बना के बेचता है, तो वो जो घड़ा है उसकी कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of articles produced on that day। अब देखो इसको ध्यान से समझना, 3 more than तो चलो समझ में आ गया, 3 ज्यादा है, मगर 3 ज्यादा किससे है? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, यानी कि उस दिन जितने आर्टिकल्स, जितने घड़े उसने बनाए थे, उसको अगर डबल कर लो, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि जितने घड़े उसने बनाए उसका ट्वाइस कर लो, यानी कि डबल कर लो, दुगना कर लो, उस दिन जितने बनाए उसने। जैसे कि मैं कह रहा था कि सर्टन नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाता है वो, यानी कि 10 या 15 या 20, तो जितने भी उसने उस दिन बनाए थे उसका दुगना करके उसमें 3 जोड़ दो, 3 more than twice। 3 more than twice का मतलब है दुगने से 3 ज्यादा। तो जितने उसने आर्टिकल बनाए थे, जितने घड़े उसने बनाए थे, अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, दुगना कर दें और उसमें 3 प्लस कर दें, तो जो नंबर बनेगा वो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल था। यानी कि हर घड़ा उसने कितने में बेचा? उतने रुपयों में जितने घड़े उसने बनाए थे उसको दुगना करके उसमें 3 जोड़ दो। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, उस दिन टोटल जो उसने घड़े बेचे या दिए बेचे, कुल्हड़ बेचे, जो भी उसने आर्टिकल बेचा, वो ₹90 के उसके बिके, यानी कि उसने 10, 15, 20 जितने भी बनाए थे वो सारे कुल ₹90 रुपए के बिके। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। चलो थोड़ा रफ वर्क करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हमने मान लिया कि हम, अब तुम जानते हो हमारा वेरिएबल क्या है, एक्स है हमारा वेरिएबल। हमने मान लिया कि एक्स आर्टिकल्स उस दिन प्रोड्यूस किए गए, यानी कि उसने कितने आर्टिकल्स बनाए, कुल्हड़ या घड़ा या दिया, जो भी हम मान रहे हैं, मान लो कुल्हड़ है या घड़ा है, उसने एक्स बनाए उस दिन टोटल। तो हमें कहा गया है कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हुई, कॉस्ट क्या बनी, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी बनी, एक्स बनाए, एक आर्टिकल की कॉस्ट उसने कितनी बनाई, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं? एक्स हैं, तो ट्वाइस का मतलब 2 से गुणा, 3 more than twice, यानी कि इसमें 3 और ऐड कर दें। तो अगर उसने नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स बनाए उस दिन, तो हर एक बर्तन की कॉस्ट कितनी रखी, 2x + 3, यानी मान लो कि उसने 10 आर्टिकल्स बनाए, तो उसने कितनी रखी होगी कॉस्ट, 2 × 10 + 3, यानी कि 23। उसने 10 मान लो घड़े बनाए, तो हर एक घड़े की कॉस्ट 23 रुपये रखी। तो 23 रुपये का अगर एक घड़ा है और 10 घड़े वो बना रहा है, तो हम इस तरह से 23 तक पहुंच सकते हैं। इसको दुगना करो और 3 जोड़ दो। तो इसी तरह का कुछ यहाँ पे हमने कैलकुलेशन में किया है। तो एक घड़ा जो है, एक बर्तन, वो 2x + 3 रुपीज में बिकता है, और उसने x घड़े उस दिन बनाए। तो क्वेश्चन में क्या है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90। टोटल कॉस्ट यानी एक घड़ा तो 2x + 3 रुपये में बिक रहा है, उसने x घड़े बनाए, तो x घड़े कितने में बिकेंगे, गुणा x, ये 90 रुपये के बराबर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम देखें कि अगर उसने 10 घड़े बनाए और हर घड़े का जो कॉस्ट है वो 23 रखी, तो टोटल कितने रुपए वो कमाएगा, 23 को 10 से गुणा कर देंगे, 230 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो समझ में आ गया होगा। तो ये एक की कॉस्ट है और कितनी चीजें बनाई, एक्स चीजें बनाई, तो आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये एक की कॉस्ट है, एक चीज की, और उसने ऐसी ऐसी 10 चीजें बनाई, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। तो ये इक्वेशन बनेगी और इस तरह हमने सोचना है। तो चलो फिर हम ऐसा करते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड
इज इक्वल टू एक्स। मान लो एक्स आर्टिकल्स उसने बनाए। आर्टिकल्स मीन्स, आर्टिकल्स हम इसलिए कह देते हैं स्टूडेंट्स कि हम खास तौर पे घड़ा या दिया या कुल्हड़ ऐसी चीज नहीं कहना चाहते, हम उनको जनरली आर्टिकल्स कह देते हैं। जैसे हम इन सभी चीजों को, ये जो चीजें वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ये आर्टिकल्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसने कितनी चीजें बनाई, एक्स चीजें बनाई, हमने ये मान लिया। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ सिंगल आर्टिकल इज इक्वल टू, सिंगल आर्टिकल भी कह सकते हो, वन आर्टिकल भी कह सकते हो। एक चीज की कॉस्ट कितनी बनेगी, क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है कि हम फिर देख लेते हैं, 3 more than twice the number of articles। 3 more than twice, ट्वाइस कितना है, इसका डबल, दुगना, 2x, और 3 more यानी के +3। तो इतना एक आर्टिकल का कॉस्ट है। अब टोटल उसकी आमदनी कितनी हुई, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ₹90। देखो, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, तो ये भी हम नोट करेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब है कि जितनी चीजें उसने बनाई और बेची उसकी कॉस्ट कितनी है, x इंटू 2x प्लस 3, इतने पैसे उसको मिल गए। तो लेकिन ये है किसके बराबर, ये है 90 रुपए के बराबर, विच एम्प्लॉयज x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी कितनी, अगर हम टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स को एक सिंगल आर्टिकल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन गया। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, ये 90 के बराबर दिया हुआ है। तो हम ये ब्रैकेट खोल देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को इधर ले आए, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और इसको हमने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखना कि इसको मैं कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करता हूं। यहां पे तुमने नोट करना है, a 2 के बराबर है, कॉमा b 3 के बराबर है, कॉमा c माइनस 90 के बराबर है, विच इम्प्लाइज a मल्टीप्लाई c। a और c को मल्टीप्लाई करो, देखो 2 9 दा 18 और 1 0 है 180, लेकिन माइनस का 180 आ गया। तो हमने दो ऐसे नंबर खोजने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 180 बने और जिनको प्लस या माइनस करके 3 बन जाए। तो ऐसा करते हैं, 180 के फैक्टर्स बना लेते हैं पहले। चलो 180 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, फिर 9 से किया तो 2। तो हमारे पास फैक्टर बन गए 10, 9 और 2। लेकिन हम देख रहे हैं कि 10 और 18 नई बात बनती, या 90 और 2 नई बात बनती, तो इनको फिर छोटे फैक्टरों में हमें बांटना पड़ेगा। तो हम छोटे फैक्टरों में बांट लेते हैं। 5 इंटू 2 10 को लिख लिया, यहाँ 3 इंटू 3 लिख लिया 9 को, इंटू 2। तो अब अगर हम चेक करना शुरू करें तो 5 2 द 10 और 10 और ये 3 नंबर ले लिए तो 30 और 6, 30 माइनस 6 करेंगे, 30 प्लस 6 करेंगे, लेकिन 3 नहीं बनेगा। तो और क्या किया जा सकता है, देखें और क्या 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 कर सकते हैं हम ऐसा करते हैं, 5 और 3 को ले लेते हैं, अब 15 और बाकियों को ले लेते हैं। तो 2 3 और 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना बन गया, 2 3 दा 6, 6 2 दा 12। तो 15 और 12 इनको प्लस या माइनस करके हमें 3 मिलता है, बिल्कुल मिलता है। अगर हम 15 माइनस 12 लिखेंगे, एक फैक्टर हो गया 15 और एक हो गया -12। जब इन दोनों को जोड़ देंगे 15 प्लस -12 यानी 15 माइनस 12, तो वो 3 बन जाएगा। और 15 इंटू 12 करेंगे तो तुम देखोगे कि 180 आएगा। 15 इंटू 12, 12 5 दा 60, 6 लग गया, 12 1 दा 12, 12 में 6 ऐड हुए तो 18, तो 180
और वो भी माइनस का। क्यों? क्योंकि -12 आ गया, तो हमको पता लग गया। इस तरह से स्टूडेंट्स तुमको अलग अलग कॉम्बिनेशंस चेक करने पड़ेंगे फैक्टर्स के, ये देखने के लिए कि मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट होगी। लेकिन जैसे जैसे तुम क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे लिए ये सारा प्रोसेस आसान होता चला जाएगा। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई? 2x² प्लस 3 को लिखा मैंने 15 - 12 इंटू एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब मैं ब्रैकेट खोल लूँगा, 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? देखो, पहले दो में से और लास्ट दो में से कॉमन लेना है हमने। तो पहले दो में तो x कॉमन है, सिर्फ 2x प्लस 15 आ गया। अब ये दोनों ही नंबर क्या माइनस के हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, x तो कॉमन है नहीं। तो 12 और 90 में कॉमन क्या है? देखो 12 के टेबल में 90 तो आता नहीं है, तो ऐसा कोई 12 से छोटा टेबल देखना पड़ेगा जिसमें 12 भी आ जाए और 90 भी आ जाए। तो तुम देखो 6 ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा। 6 जो है वो 6 2 द 12 होता है और 15 6 द 90 होता है। वैसे तुम्हें आइडिया कहाँ से लग जाएगा? यही दो नंबर चेक किया करो ब्रैकेट के, क्योंकि यही सेम ब्रैकेट यहाँ बननी है। तो हमने अगर 6 कॉमन लेना है तो 6 2 द 12 6 15 द 90, ये दोनों आ रहे हैं, तो 6 आ गया हमारा कॉमन ब्रैकेट में। देखो अब 12 में से 6 निकल गया, डिवाइड हो गया, तो 2 रह गया और x साथ में है। प्लस प्लस क्यों आ गया? क्योंकि माइनस कॉमन है, दोनों टर्म्स प्लस की आएंगी। और यहाँ पे आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 15 6 द 90 होता है। ये क्वेश्चन तुम्हारा ठीक है कि नहीं, कैसे पता चला? ये दोनों ब्रैकेट सेम बन गए। अब ये जो सेम ब्रैकेट बना है ये कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 15 और x माइनस 6 रह जाएगा। ये हमारा ब्रैकेट बन गया इज इक्वल टू, अब देखो या तो 2x प्लस 15 ये 0 के बराबर है, या फिर x माइनस 6 ये 0 के बराबर है। तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर है ना। जब भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 के बराबर होता है तो दोनों में से कोई भी एक 0 होता ही है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों 0 हों, तो हमें ये नहीं पता कि एक्चुअली इन दोनों में से कौन सा 0 है, इसलिए हमने दोनों को 0 के बराबर रख लिया। और दोनों में से x की वैल्यू निकालनी है, 2x इज इक्वल टू माइनस 15 और यहाँ से x आ गया इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू आ गई -15/2 और x की वैल्यू आ गई 6। देखो -15/2, ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 6 तो हो सकती है, लेकिन -15/2 नहीं हो सकती। क्योंकि तुम ये सोचो कि क्वेश्चन में हमने, देखो एक बार फिर शुरू कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं शुरू से। x क्या माना था? नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी चीज़ों की गिनती, कितनी चीज़ें हैं। ये माइनस में तो हो ही नहीं सकता। जैसे मान लो तुम्हारे पास 10 पेंसिल्स हैं, 20 पेंसिल्स हैं, या 10 घड़े हैं, हमने ये सोचा था, तो वो -15/2 घड़े हो सकते हैं तुम्हारे पास। -15/2 घड़े थोड़े ना हो सकते हैं, कुल्हड़ इतने थोड़े ना हो सकते हैं, 6 कुल्हड़ हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कि x 6 ही है, x -15/2 नहीं है। और हमने पता क्या करना था? देखो एक बार फिर से क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। जब x की वैल्यू हम देख ही चुके हैं तो एक बार फिर क्वेश्चन का लास्ट लाइन हमने पढ़नी है कि हमने आंसर क्या देना है। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, वो हमने देख लिए, वो x इज इक्वल टू 6 आ गया। एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हमने कॉस्ट भी आर्टिकल की पता करनी है जो कि 2x प्लस 3 है। तो चलो ये देख लेते हैं। अब हमने लिखा देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स, वो कितना था? x था 6, एंड कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या था? 2x प्लस 3 मान के चले थे, तो 2x प्लस 3 यहां से कैलकुलेट करो, x को 6 रखो यहाँ पे, 12 प्लस 3 15, तो रुपीज 15। स्टूडेंट्स x की वैल्यू आंसर नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं। जब x की वैल्यू आ जाए तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना चाहिए, क्योंकि आंसर तो ये है, हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बताना है। क्वेश्चन ये पूछा गया है,
क्वेश्चन x नहीं पूछा गया, x तो हमारा वेरिएबल है, हमने क्वेश्चन को हल करने के लिए इस x को यूज किया है, तो इस वजह से हमारा आंसर आया 15 और 6, यानी कि कॉस्ट ऑफ आर्टिकल और नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में यहीं ख़त्म करता हूँ, लेकिन तुमने मेरी प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक ज़रूर करना है कि क्या तुमको अपने चैप्टर्स, सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल रही है। ऐसे लिखा होगा 10th चैप्टर का नाम प्लेलिस्ट में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वहाँ पर तुम्हें प्लेलिस्ट मिलेंगी। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हर 10th 11th 12th क्लास के अलग अलग चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, तो वहाँ से तुम्हें वीडियो को ढूंढना, चैप्टर को करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास में मिलेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।